हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के पार्ट 5 को पढ़ेंगे। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको ये जानना ही होगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, पूरी सीरीज़ चला रही हूँ, तो इसको आपको सबको जानना ही पड़ेगा। बिना इसको जाने आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करना और इंटरव्यू फेस करके सेलेक्ट होना ये अलग बात होती है। आप सेलेक्ट तभी होंगे जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहें और कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जो अछूता हो आपसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला कॉन्सेप्ट है प्रजातिवाद यानी रेसिज्म। तो प्रजातिवाद का मतलब है कि देखिए, विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं देश में, ठीक है। हमारे देश में या फिर विभिन्न देशों में, पूरे विश्व में बहुत ही प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी की नाक छोटी है, किसी की आंखें बहुत बड़ी हैं, किसी की आंखें जो है अध खुली है, जैसे मंगोल प्रजाति की होती है। किसी का माथा चौड़ा है तो किसी का माथा पतला है, किसी का सर जो है वो बड़ा है, किसी का छोटा है। तो इस आधार पर विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं वो अलग अलग भागों में बटी हुई हैं, ठीक है। तो प्रजातिवाद मानता है कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो निम्न हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के बाल घुंघराले हैं और बहुत ही रफ टफ लगते हैं देखने में, काला रंग है, उनके शरीर से बदबू आती है। एक जैसे निग्रो प्रजाति में क्या होता है, करी पत्ते जैसी बदबू आती है शरीर से, ठीक है। ऐसा मानव शास्त्र में वर्णित है। तो इस तरह से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसमें हम अच्छाई और बुराई को देखते हैं, किसमें अच्छे गुण हैं, किसका देखने में कौन अच्छा लगता है, किसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो वो हम उसको उच्च प्रजाति मान लेते हैं। और जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं दिखते हमको, उसको हम निम्न प्रजाति मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का रंग काला है तो काले रंग वाले को हम गोरे रंग वाले से निम्न प्रजाति मान लेंगे, ठीक है। किसी के बाल सुंदर हैं तो हम उसको क्या करेंगे, जो जिसके बाल खराब हैं उससे हम उच्च प्रजाति मान लेंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या करेंगे, प्रजातिवाद मानता है कि किसी को उच्च मानता है प्रजाति में और किसी को निम्न प्रजाति मानता है, ठीक है। जैसे आर्य सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, यदि ये आता है तो ये उसमें नीचे कोटेशन आ गया, फिर नीचे प्रश्न आ गया कि ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये प्रजातिवाद को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रजाति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो अब आप प्रजातिवाद समझ गए होंगे। तो इसको अगर और अच्छे से समझना हो तो आप अश्वेत और श्वेत प्रजाति को देख लीजिए। अमेरिका में क्या है कि जो निग्रो प्रजाति है, जो अश्वेत प्रजाति है, उसको श्वेत प्रजाति से निम्न माना जाता है, ठीक है। और पहले क्या था कि अब तो काफ़ी स्वतंत्रता मिलनी शुरू हो गई है वहाँ पे। पहले उनके जो सड़क थे वो अलग थे, उनके जो रहने का एरिया था वो बिल्कुल अलग था, वहाँ श्वेत लोगों से अलग था, ठीक है। बिल्कुल छुआछूत जैसी चीज़ों का पालन किया जाता था, ठीक है। और वो ऐसे शॉपिंग मॉल्स का यूज़ नहीं कर सकते थे, ऐसे स्कूल्स में नहीं जा सकते थे जहाँ पे श्वेत जाते हैं, ठीक है। उनके लिए अलग सड़कें होती थी, अलग पुल होते थे, अलग चीज़ें होती थी, ठीक है। तो उनको निम्न प्रजाति माना जाता था क्योंकि उनके बाल घुंघराले थे, उनका रंग काला था और वो सुंदर नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था, उनको निम्न प्रजाति, और जो श्वेत थे उनको उच्च प्रजाति का माना गया। तो प्रजातिवाद क्या करता है कि प्रजाति गुणों के आधार पर ये किसी प्रजाति को निम्न मानता है, किसी को उच्च मानता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रजातिवाद, ठीक है। नौ प्रजातिवाद देखिए, फिर आया जब नौ प्रजातिवाद, काफ़ी समय तक प्रजातिवाद चला। फिर जब नौ प्रजातिवाद आया, न्यू रेसिज्म आया जब, तो इसमें क्या हुआ कि ये माना गया कि प्रजाति जो होता है ये शारीरिक गुण हैं, ठीक है। किसी के कुछ और हो सकते हैं, किसी के कुछ और हो सकते हैं, तो इसको हम उच्च और निम्न कैसे बांट सकते हैं। ये तो ईश्वर ने बनाया है, किसी के बाल घुंघराले कर लिए, किसी के बाल जो है मुलायम और सीधे कर दिए, सुंदर कर दिए, ठीक है। किसी को गोरा कर दिया, किसी को काला कर दिया, तो ये तो ईश्वर ने बनाया है ना, ये तो गॉड गिफ्टेड है। तो इसके आधार पर हम प्रजाति को निम्न या उच्च में कैसे माने। तो नौ प्रजातिवाद कहता है कोई भी प्रजाति उच्च या निम्न नहीं है, बल्कि सभी प्रजातियां सामान्य हैं, ठीक है। तो जैविक भिन्नता है उनके अंदर, जैविक भिन्नता को हम स्तरीकरण के आधार पर नहीं बांट सकते। तो नौ प्रजातिवाद क्या मानता है, सभी जातियां बराबर हैं, सभी प्रजातियां बराबर हैं, चाहे किसी की आंखें खुली हो, चाहे किसी की आंखें बंद हो, चाहे किसी का रंग काला हो, किसी का रंग गोरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल एक विविधता है, ठीक है। वो प्रजाति की विविधता में आएगा, वो प्रजाति के स्तरीकरण में नहीं आएगा कि ये प्रजाति गोरी है तो दूसरी वो काली प्रजाति से उच्च है। नौ प्रजातिवाद इसका खंडन मानता है, ये कहता है कि सभी प्रजातियां बराबर हैं, वो केवल जैविक भिन्नता है जो कोई इस तरह का है, कोई उस तरह का है, ठीक है। तो ये है। तो आप प्रजातिवाद और नौ प्रजातिवाद जान गए होंगे।
प्रजातिवाद में देखिए रूढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं। ये एक थोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी को उच्च किसी को निम्न माना गया है। और नव प्रजातिवाद जो है ये लोकतांत्रिक भावना के ज़्यादा करीब है। ठीक है। परावर्तक समाज देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। एंथोनी गिडेंस ने परावर्तक समाज की अवधारणा दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा समाज जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से सूचनाएं बहुत दूर तक फैल जाती हैं। ठीक है। और समय और दूरी में बिल्कुल संबंध नहीं है, समय बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर ली जाती है। तो ये रिफ्लेक्सिव सोसाइटी जो है ये आधुनिक समाज के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि जो आधुनिक समाज है इसमें बहुत तेज़ी से सूचनाएं स्प्रेड हो रही हैं। पूरे विश्व को एक गांव बना रखा है टेक्नोलॉजी ने, और कुछ ही क्षणों में होने वाली घटनाएं पूरे विश्व में फैल जाती हैं। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है कुछ ही क्षणों में हम जान सकते हैं। ठीक है। तो ये बताया उन्होंने कि परावर्तक समाज का मतलब है सूचनाएं पूरी तरह से स्प्रेड हो रही हैं बहुत तेज़ी से, समय और दूरी में कोई संबंध नहीं रह गया है। ठीक है। और पूरा विश्व एक गांव बन गया है। तो संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप, इसकी जो अवधारणा है वो हाईमैन ने दी थी, और उन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में दिया था। और उन्होंने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में इस अवधारणा का प्रयोग किया था। इसे समाजशास्त्र में लाने का श्रेय मर्टन और रोसी को जाता है। तो स्पेशली मर्टन ने इस पर ज़्यादा कार्य किया हुआ है। ठीक है। तो संदर्भ समूह है क्या? संदर्भ समूह का मतलब होता है कि कोई समूह ऐसा जो हमको बहुत पसंद आता हो और हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, चाहे वो समूह हो चाहे व्यक्ति हो। मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है और उसकी जीवन शैली को देखकर हम इंस्पायर होते हैं कि हमको भी ऐसा बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं के जैसे बनने के लिए हम त्याग करते हैं, अपने समूह का, अपने लोगों का त्याग करते हैं। ठीक है। घूमना फिरना बंद कर देते हैं, फ़ोन से बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है। काफ़ी जटिल त्याग होता है वो, उसके बाद ही कोई चीज़ मिलती है। मान लीजिए कोई लड़का है या लड़की है, आपके यहाँ से जेआरएफ टॉप उसने काफ़ी अच्छी रैंकिंग में निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे? आप उसको देखते थे कि हाँ ये इतने घंटे पढ़ती थी तो हम भी उतने घंटे पढ़ने लगे। हाँ ये इस तरह से जो है लोगों से कट के रहती थी तो हम भी लोगों से कट के रहेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि संदर्भ समूह या फिर संदर्भ व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जैसा हम बनने का हम प्रयास करते हैं और उसके लिए हम त्याग करते हैं। ठीक है। हम अपने समूह के सदस्यों का त्याग करते हैं, हम अपने जीवन शैली का त्याग करते हैं, हम काफ़ी त्याग करते हैं उस व्यक्ति के जैसा बनने के लिए। ठीक है। तो वो क्या हो गया? संदर्भ समूह। जिस समूह के जैसा हम बनना चाहते हैं वो संदर्भ समूह हो गया। जैसे आईएएस लोगों का समूह हो गया वो। ठीक है। क्योंकि एक आईएएस नहीं, पूरा पूरा आईएएस का ग्रुप, जेआरएफ लोगों का समूह। ठीक है। जिससे जैसा आप बनना चाहते हैं। तो इसी तरह से प्रोफेसर कोई व्यक्ति हो गया। ठीक है। तो आप उसको पहले देखते थे कि अरे ये तो गांव में रहता था, बिल्कुल मढ़े में रहता था और इसके पास कुछ था नहीं अच्छा। ठीक है। कपड़े तक नहीं थे, लेकिन आज ये प्रोफेसर बन गया तो इसके पास सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और ये बहुत अच्छे से घूम रहा है, लोगों को यहाँ जाकर लेक्चर दे रहा है। ठीक है। काफ़ी सेमिनार्स में इसको बुलाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जब आप इंस्पायर होते हैं और उसी की जैसी जीवन शैली अपनाते हैं जैसा कि उसने ये सब बनने के लिए अपनाया था। ठीक है। त्याग करते हैं आप चीज़ों का, मोबाइल को नहीं छू रहे हैं, आप अपने लोगों से त्याग कर रहे हैं, अपने समूह से त्याग कर रहे हैं, यानी कि अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से त्याग करके कट के आप केवल पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? संदर्भ समूह हो गया। फिर देखिए संदर्भ समूह के कुछ प्रकार भी होते हैं। तुलनात्मक संदर्भ समूह। ठीक है। कंपैरेटिव रेफरेंस ग्रुप, यानी जब आप तुलना करते हैं किसी समूह से कि हम गरीब हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है। तो हमको पैसे वाला बनने के लिए उनके जैसा बनना होगा, उनके जैसे कार्य करने होंगे। तो वो क्या हो गया? तुलनात्मक संदर्भ समूह। ठीक है। तो तुलनात्मक में क्या होता है? हम तुलना करते हैं कि हम पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसकी मैथ बहुत अच्छी है, तो वो कैसे करता है हम उसको देखेंगे और उसी के जैसा बनेंगे। ठीक है। तो ये तुलना करने के बाद जो चीज़ें निकलती है उसको हम तुलनात्मक संदर्भ समूह कहते हैं। फिर है नकारात्मक संदर्भ समूह। नकारात्मक में देखिए क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके जैसा बनना हम बिल्कुल नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ले में कोई मर्डरर है या फिर कोई चोर है, कुछ ऐसा है जिसके जैसा लोग बनने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते। और कोई बच्चा अगर जरा सा भी बिगड़ने लगता है तो तुरंत उदाहरण देते हैं कि अरे उसके जैसा बनना है क्या। ठीक है। इस ढंग से लोग बोलते हैं। तो वो क्या हो गया? वो नकारात्मक संदर्भ समूह हो गया, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप, यानी उसके जैसा बन न जाए कोई। ठीक है। ये डर रहता है सोसाइटी में कि उसके जैसा कोई न बन जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 5 मर्डर कर दिए हैं। ठीक है। तो उसके मोहल्ले वाले क्या करेंगे? उसका उदाहरण देंगे कि अरे उसके जैसा मत बन जाना। ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि नकारात्मक संदर्भ समूह में लोग उसके जैसा बनने से बचते हैं। फिर है आदर्श संदर्भ समूह। आदर्श संदर्भ समूह यानी नॉर्मेटिव रेफरेंस ग्रुप। इसमें क्या होता है कि
देखिए, आदर्श संदर्भ समूह और तुलनात्मक संदर्भ समूह, ये दोनों प्रकार है संदर्भ समूह के। तुलनात्मक में हम तुलना करते हैं और उसके बाद उसको हम श्रेष्ठ पाते हैं, तो हम उस श्रेष्ठता को भरने के लिए उसके जैसे कार्य करने लगते हैं। ठीक है, कि हमारे अंदर वो श्रेष्ठता नहीं है, उसके अंदर है, तो चलो हम उसके जैसा कार्य करते हैं, वो श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। लेकिन आदर्श संदर्भ समूह में क्या होता है कि कोई व्यक्ति आदर्श, यानी उसको हम देखें तो बस कि हमको तो ऐसा बनना है, बस अब तो सोच लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आदर्श संदर्भ समूह हो गया। जैसे कोई बच्चा है छोटा सा, उसके स्कूल में कोई डीएम साहब आए, तो उनके बोलने का तरीका, उनके रहने का तरीका, ये सब सारी चीज़ों को देखकर उसने क्या किया, डिसाइड किया कि वो भी डीएम बनेगा, बड़े होकर वो भी आईएएस ऑफिसर की तैयारी करेगा। तो ये क्या हो गया, आदर्श संदर्भ समूह हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। और पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। यदि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। और यदि पहले से आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।